अ, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट रॉयल जेली के ऊपर है। एक ऐसा फूड जिसे हम सुपर फूड कहते हैं, या आप यूं कहें कि ये हमारी डेली रूटीन का एक हिस्सा है ये। और बेसिक चीज हमारे जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उस पर बड़ा अच्छा वर्क करता है ये। इसको एक और भी नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं फाउंटेन ऑफ यूथ, यानी कि जवानी का फव्वारा। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेशल खासियत हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटी है इसके अंदर, जो इस प्रोडक्ट को दूसरों से अलग हटके बनाता है। प्रोडक्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन इसने उन सब में अपना एक विशेष स्थान बना रखा है। और बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसको हमने जब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जीभ के नीचे इसको रख करके हम इसको टॉफी की तरह चूसते रहते हैं। जीभ के नीचे रखने का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जीभ के नीचे जो है ना, बहुत सारी आपने देखी होंगी बारीक बारीक नसें होती हैं। और बेसिकली क्या होता है कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन, आपको बड़ी नसें भी नजर आएंगी, वहां पर आपको छोटी नसें भी नजर आएंगी, और क्लियर रूप से पूरा स्ट्रक्चर एक जाल जैसा नजर आएगा। अभी होता क्या है कि वहां पर जो लेयर होती है ना, वो लेयर सबसे पतली लेयर होती है नसों के आसपास की, जिसकी वजह से जब हम कोई भी प्रोडक्ट उसके जीभ के नीचे रखते हैं तो बड़ी तेजी से वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में ऑब्जर्व हो जाता है। इसीलिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना कि जो, अगर उनका आपने सबसे अच्छा रिजल्ट देखना है, मैक्सिमम रिजल्ट देखना है, तो उनको खाने का अपना तरीका अलग होता है। तो सेम उसी कैटेगरी में रॉयल जेली आता है। या आपने देखा होगा ना, एक बेसिक चीज पता है क्या होता है कि जैसे आम आदमी जब टैबलेट खाता है, तो टैबलेट जब वो खाता है तो रिजल्ट उसका दिखने में या शरीर पे अगर कुछ भी अगर वो असर दिखाएगा। अभी हम न्यूट्रिशन की बात नहीं करते हैं, अभी हम जनरल एक जो है ना, एक कॉमन प्रोडक्ट, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, अंग्रेजी दवाइयों के बारे में अगर हम एक कॉमन बात करें, न्यूट्रिशन से अलग हट करके अभी, तो अंग्रेजी दवाइयों में क्या होता है कि जैसे आप कोई दवाई खाते हो, टैबलेट फॉर्म में आप खाते हो, तो जनरली होता क्या है कि उस टैबलेट को अपना असर दिखाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि वो पहले पेट में जाएगा, कम से कम 10-15 मिनट में वो डिजॉल्व होता है। उसके बाद में आपके ब्लड में वो मिलना शुरू हो जाता है। तो एक जनरल जनरल असर, इफेक्ट दिखने में दवाई का आधे घंटे का समय लग जाता है। किसी किसी केसेस में आधे घंटे से ऊपर भी लग जाता है। अगर टैबलेट कुछ जल्दी घुल गई, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ टैबलेट आती है डिस्पर्सिबल, जैसे डिस्प्रिन वगैरह, पानी में डालते ही तुरंत घुल जाते हैं। तो जितनी जल्दी वो डिजोल्व होगा उतनी जल्दी शरीर उसको ऑब्जर्व करेगा। तो ये एक टैबलेट की एक रूपरेखा है। और कभी कभी क्या देखा ना, जब कुछ कुछ जो पेशेंट हो गए ना, उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि भाई तुरंत हमको कुछ ऐसा दो कि बंदे को अ, आधे घंटे का इंतजार ना करना पड़े, या पौन घंटे का इंतजार ना करना पड़े। अगर हम ले रहे हैं तो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए। तब वहां पर जो है ना, तब वहां पर एक सिरप का इन्वेंशन हुआ। क्योंकि सिरप में तो, सिरप के रूप में तो लिक्विड फॉर्म में है, उसको घुलने का टाइम जो था 10 मिनट का किसी टैबलेट का, वो तो और बच गया। अब वो सिरप में रेडीमेड तरीके से वो क्या है, डिजोल्व हो रखा है। तो जैसे ही लिक्विड फॉर्म में गया, शरीर ने उसको तुरंत एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, है ना। टैबलेट को टूटने का जो टाइम था वो अब कम हो गया। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, जैसे कई एक्सीडेंटल केसेस हो गया, या बहुत सारा कुछ ऐसे केसेस हो गए कि जहां पर मरीज को, उसके लिए एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है उसकी लाइफ के लिए। तो ऐसे में वहां पर ये हुआ कि भाई यहाँ पर टैबलेट भी बड़ा लंबा समय ले रही है असर दिखाने में, सिरप भी थोड़ा सा लंबा असर ले ही लेता है, चाहे भले ही थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन कम हो, लेकिन फिर भी टाइम तो हो ही जाता है उसमें। तब वहां पर ऐसी कैटेगरी में इंजेक्शंस वहां पर दिए जाते हैं। जैसे आपने सीरियस कंडीशन को इंजेक्शन लगाया, वो डायरेक्टली मेडिसिन जो है ब्लड में पहुंच गई, तो उसको ना अपना सेकंडों का टाइम भी वहां पर नहीं गंवाना पड़ा। कुछ इस तरह से वहां पर
दवाइयों की डोज, कैटेगरी, सिचुएशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है। तो हर एक टैबलेट का, हर एक चीज की अपनी प्रकृति होती है, अपना तरीका होता है। उसी केसेस में उसी केसेस में जैसे अगर रॉयल जेली को अगर हम देखते हैं, तो रॉयल जेली में क्या हो गया, इसको लेने का तरीका अलग है। क्या तरीका अलग है? आप इसको जीभ के नीचे रखते हो और धीरे धीरे करके डिजोल्व होने देते हो, है ना? और वहां से ही ये जो एब्जॉर्ब होकर के तुरंत ब्लड में जाता है, अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। कुछ खास प्रोडक्ट है। क्यों खास है? जैसे जैसे स्लाइड में हम आगे बढ़ते रहेंगे, समझ में आता चला जाएगा। डेली बेसिस की आज की ये लाइफ है, डेली बेसिस की आज की रिक्वायरमेंट है। और जो यंग जनरेशन है उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के लगातार एक टॉक्सिन और केमिकल वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ये नीड बन चुकी है ना? अभी जब कभी अभी ये रॉयल जेली, बहुत सारे जो नए साथी हैं वो रॉयल जेली जिन्होंने पहली बार सुना होगा, या कुछ सुना भी होगा तो कुछ खास डीप नॉलेज उनको नहीं होगी, तो उनके लिए ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बेस क्या है इसका, है ना? क्योंकि जब हम बी प्रोडक्ट की बात करते हैं, मधुमक्खी के उत्पाद की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, शहद, और उसके अलावा कुछ नहीं। मधुमक्खी सिर्फ शहद बनाती है, उसके अलावा और कोई चीज हमारे काम की नहीं है। लेकिन कुछ हैं चीजें, कुछ अलग चीजें जो हमको पता नहीं है। मधुमक्खी से ना कई तरह की चीजें बनाती है, जैसे आपका शहद हो गया, बी पॉलन हो गया। अब ये पॉलन क्या है? पॉलन जो फूलों से जब मधुमक्खी परागकण लेके आती है, तो उसके हाथ पैरों पे ना जो एक रेसे जैसे चिपक जाते हैं पाउडर, जो फूलों के ऊपर एक लेयर बनी होती है, तो वो जो परागकण होता है ना, वो होता है पॉलन। सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग फूड होता है ये। मतलब एक जिसे कहते हैं कि एनर्जी का बूस्ट, आपको अगर तुरंत एनर्जी चाहिए। एक कहावत भी है, बिजी लाइक बी, हमें मधुमक्खी की तरह बिजी रहना चाहिए। तो मधुमक्खी इतना बिजी क्यों है? क्योंकि वो जो है ना, इसी तरह के सुपर फूड के ही जो आसपास वो रहती है, सुपर फूड ही उसकी जो है ना डाइट में शामिल रहता है। तो ये जो पॉलन है ना, ये पॉलन भी किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से ही प्राप्त होता है। जो मतलब जो उसका एक सर्कमस्टांसेस है, वहां से प्राप्त होता है। जो फूलों का परागकण है, वहां से प्राप्त होता है। तो वहां से बी पॉलन हमको मिलता है। रॉयल जेली मिलता है। रॉयल जेली का मतलब क्या हो गया? मधुमक्खी के ना छोटे छोटे जो छत्ते होते हैं, छोटे नहीं, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उन छत्ते के बीच बीच में शहद होता है। अब इस शहद के साथ में इस शहद के साथ में क्या होता है? वहां पे तो छोटे छोटे कुछ पॉकेट्स बने होते हैं, जिसमें व्हाइट कलर का कुछ तरल, वहां पर एक लिक्विड फॉर्म में कुछ चीजें रहती हैं। यही व्हाइट कलर के जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, इसी को हम रॉयल जेली कहते हैं। और प्रपोलिस प्राप्त होता है। प्रपोलिस का मतलब क्या हो गया? कि आपने देखा होगा कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, बड़ा मीठा होता है। वहां पे शहद जो भी निकलता है बड़ा मीठा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन हो गया, या बैक्टीरिया वायरस हो गया, या कुछ चीजों की जो सड़ने की जो प्रक्रिया होती है, बिल्कुल नहीं होती। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पर आसपास अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है किसी भी चीज से, तो मधुमक्खियां क्या करती हैं, एक उसके चारों तरफ परपोलिस की लेयर बना देती हैं। परपोलिस एक तरह का नेचुरल एंटीबायोटिक है। आप जब भी कभी बीमार पड़ते हो, तो बीमार पड़ने के दौरान आप होते क्या हो, आप कुछ एंटीबायोटिक लेते हो। वो एंटीबायोटिक क्या कर रहा है? आपके शरीर में जितने भी बैड बैक्टीरिया हैं, जितना भी इन्फेक्शन वाली जो चीजें होती हैं, उसको लगातार खत्म करता चला जाता है, इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। लेकिन जब हम एक नेचुरल तरीके की हम बात करते हैं, तो बी परपोलिस एक ऐसा नेचुरल एंटीबायोटिक है जो इस तरह के इन्फेक्शन को खत्म करता है। एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। और यही परपोलिस की जो लेयर होती है, जब मधुमक्खी अपने छत्ते के चारों तरफ इसकी लेयर को लगाती है, या किसी इन्फेक्टेड कोई कीड़ा अगर वहां पर मर गया, या कहीं कुछ भी अगर वहां पर हो गया इन्फेक्शन वाली चीजें, तो उसके चारों तरफ लेयर बना देती है इसकी, ताकि वहां पर इन्फेक्शन ना फैले। तो वो परपोलिस वहां पर पाया जाता है। बीज वीनोम पाया जाता है।
उसके बाद बीज वैक्स पाया जाता है, जिससे जो वैक्स क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो छोटे छोटे पॉकेट्स बनाने के दौरान छोटे छोटे गैप होते हैं ना, उस गैप में किसी तरह का वहां पर इन्फेक्शन वाली चीजें वहां पर ना आए, कोई वहां पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चीजें वहां पर ना आने शुरू हो जाए, तो वो क्या करती है, इस वैक्स से चारों तरफ एक लेयर बना देती है, कोटिंग कर देती है, कहीं भी एक छोटे से छोटे गड्ढे को भी वहां पर नहीं बनने देते हैं। तो इस तरह का हमें जो वैक्स है ना, वो भी वहीं से प्राप्त होता है। बहुत सारी चीजें हैं, हम कई चीजों के बारे में बात करते रहते हैं। आज का टॉपिक हमारा स्पेशली रॉयल जेली के ऊपर है कि ये रॉयल जेली हमारे कितने महत्वपूर्ण काम में आता है। मधुमक्खी, एक छत्ते में ना सैकड़ों मधुमक्खियां होती हैं। अब उन सैकड़ों मधुमक्खियों में उनको क्या होता है, अपनी एक रानी मधुमक्खी छांटनी होती है, जिसका काम है कि डेली 2 से 3 हजार अंडे प्रोड्यूस करना, बस उसका एक ही काम है वहां पे। और वहां पर क्या होता है कि इन्हीं मधुमक्खियों को, जब भी मधुमक्खियां वहां पर जन्म लेती हैं, तो उनको शुरू के 3-4 दिन सिर्फ और सिर्फ रॉयल जेली खिलाई जाती है, जिससे कि उनके शरीर का संपूर्ण विकास हो सके। और 3-4 दिन के बाद में जो है ना, उन सारे जो मधुमक्खियां होती है उसमें से एक रानी रानी मधुमक्खी को लोग चूज करते हैं, और बाद में उसी रानी मधुमक्खी को जिंदगी भर उस रॉयल जेली को खिलाते रहते हैं, जिससे कि उसका जो एक सामान्य जो आकार होता है ना शरीर का, वो सामान्य मधुमक्खियों की तुलना में बड़ा हो जाता है। 2 से 3 गुना 4 गुना तक उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। लाइफ स्पैन की बात करी जाए कि जहां अगर सामान्य मधुमक्खियां 2 महीने 3 महीने तक अगर जीवित रहती हैं, तो सिर्फ रॉयल जेली को खा करके जो रानी मधुमक्खी होती है उसकी लाइफ 2 साल तक बढ़ जाती है। मौसम के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग वो चीजें थोड़ी सी अप डाउन हो सकती हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य की तुलना में उनकी लाइफ जो है ना, कई गुना ज्यादा हो जाती है। कारण क्या है? कारण ये रॉयल जेली है। रॉयल जेली इसीलिए इसको जो है ना एक राजसी भोजन कहा गया है, कोई एक मेडिसिन नहीं है, बल्कि एक ऐसी डाइट है, एक ऐसा भोजन है जिसको एक राजसी भोजन का नाम दिया गया है। पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा जो थे ना, उनकी डाइट हुआ करती थी, उनका न्यूट्रिशन हुआ करता था, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, तेज दिमाग चाहिए था, स्पीड चाहिए थी उनको, है ना। आ, दूसरी चीज क्या था कि रॉयल जेली इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी ना, इस पे इतनी कम रिसर्च क्यों हुई है, क्यों इस पे इतना कम हमको नॉलेज है? बात सिर्फ इतनी सी है कि रॉयल जेली एक बार अगर मधुमक्खी के छत्ते से अगर हम इसको अलग कर देते हैं, तो ये कुछ ही घंटों की इसकी लाइफ होगी। छत्ते से निकाल के अगर आपने इसको तुरंत खा लिया कुछ घंटों के अंदर, तब तो ये अपने संपूर्ण फॉर्म में है, सबसे अच्छे फॉर्म में है। लेकिन अगर आप इसको स्टोर करके रखोगे, तो फिर इसके जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सारा डिकम्पोज हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो इसको जो है एक स्टोर करके रखना, एक प्रोसेस करना, स्टेबलाइज करके रखना, वो बड़ा टिपिकल था। हमारे यहाँ तो अगर देखा जाए तो रिसर्च के मामले में कोई भी अगर मेडिसिन या कोई, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो चाहे किसी तरह की चीजें हो, जब कभी वो मार्केट में आम पब्लिक के लिए आती है, तो कम से कम जो है ना उनको कई चरणों से गुजरना पड़ता है ना। 3 से 4 चरण होते हैं जिनसे उनको गुजरना पड़ता है। उसके बाद जब वो सेफ होते हैं पब्लिक के लिए, तभी जा करके वो चीजें वहां पर आ पाती हैं, कई ट्रायल के बाद ही। और हो सकता है कि एक एक स्टेप को पार करने में उनको 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का समय या उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है। रिसर्च चलती रहती है, ट्रायल होते रहते हैं, उसके बाद में तब जाकर के नई चीज हमारे सामने आती है। तो अगर रॉयल जेली की बात करी जाए ना, तो इंडिया में अभी जो फर्स्ट स्टेप है वही इसका चल रहा है, जबकि बाहर के जो कंट्री हैं उनमें इस पे इतना पैसा खर्च किया गया है कि उन्होंने इसको जो है सारा रिसर्च करके और एक आम पब्लिक के लिए इसको एक स्टेबल फॉर्म में उपलब्ध करा दिया। तो ये चीजें हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अभी क्या होता है, रॉयल जेली क्या है ना, कहाँ कहाँ काम आ रहा है। एक अ, जो हमारे शरीर में जो रॉयल जेली की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो सबसे बूस्टअप करता है उसको। रॉयल जेली उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बूस्टअप करता है। बेसिक चीज, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है,
यानी कि हमारे शरीर में किसी भी तरह के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकता है। एंटी ट्यूमर, शरीर में बनने वाले किसी भी तरह के जो ट्यूमर होता है, छोटी छोटी जो शरीर में जो गांठें बन जाती हैं, उस तरह के ट्यूमर को बनने से रोकता है ये। एंटी एजिंग है, बढ़ती हुई उम्र को रोक देता है ये। न्यूरोट्रॉपिक है, हमारे जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है, उसके फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखता है। एंटी इंफ्लामेटरी, किसी भी तरह का जो सूजन है शरीर में, उस सूजन की प्रक्रिया को ये कम करता है, यानी कि किसी भी तरह की जो सूजन होती है शरीर में नहीं आने देता। अब अगर ये न्यूरोट्रॉपिक की बात करी जाए, न्यूरॉन्स पे अगर बात करी जाए, तो जो हमारा ब्रेन है ना, हमारे पूरे बॉडी का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जिस तरह कंप्यूटर का जो सीपीयू है, वो टोटल उसका मेन फंक्शन है, उसका सब कुछ वहीं से कमांड हो रहा है। उसी तरह से हमारे बॉडी में ब्रेन सब कुछ कमांड कर रहा है। इसीलिए यहाँ की जो कोशिकाएं होती है ना, वो कुछ अलग होती हैं, कुछ यूनिक होती है। एक कोशिका को अगर हम देखें, ब्रेन की अगर एक कोशिका को अगर हम देखने का अगर हम प्रयास करें, तो कुछ इस तरह की होती है। अब इनमें क्या होता है ना, तो इनमें जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हम अपने 5 सेंसेस से देखते हैं, किसी भी वातावरण को महसूस करते हैं, आसपास की चीजों को महसूस करते हैं, तो उन सेंसेस को एक एक इलेक्ट्रिक स्पीड की तरह, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की तरह, उन इंफॉर्मेशन को ये एक सेल्स से दूसरे सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। और हमारे ब्रेन में एक, अगर सारी एनर्जी को स्टोर करा जाए, सारी इलेक्ट्रिसिटी को अगर स्टोर एक जगह हम कर दें, तो इतनी एनर्जी पैदा होती है कि उससे आप 60 वाट का बल्ब भी जला सकते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, एक रिदम में चलती रहती है। उनका एक अपना अलग पाथवे है, उनकी अपनी एक अलग कोशिका है। तो इस कोशिका में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास होती है इंफॉर्मेशन के रूप में, वो सारा का सारा काम इसी न्यूरॉन्स का है। और ये न्यूरॉन्स जिसका जितना हेल्दी होगा, उसकी एक्टिविटी, उसके डिसीजन लेने की पावर, वो सब उसकी एक्टिविटी में अलग से नजर आना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है ना, अ, अ, बहुत तेज रिप्लाई करते हैं, मतलब उनकी जो एक्टिविटी है ना, वो सामान्य आदमी से बड़ी कई गुना ज्यादा होती है। या जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने उनको देखा होगा कि उन, जिसे कहते हैं ना कि हाजिर जवाब, है ना, वो उनके चाहे वो फिजिकल वर्क हो, चाहे उनकी मेंटल वर्क हो, उसमें सब में दिखाई देता है। 7:30 में तो दुकान ही खुला था। क्यों? क्यों ऐसा? वो सिर्फ इसलिए ऐसा क्योंकि उनके यही जो न्यूरॉन्स हैं, यही जो न्यूरॉन्स है ना, वो बड़े स्पीड से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और उनकी जो कंडक्शन पावर है, वो बड़ी अच्छी रहती है, जिससे कि किसी भी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया को वो एक अच्छे तरह से वहां पर परफॉर्म कर पाते हैं, एक अच्छे तरह से वहां पर एक कॉम्बिनेशन वहां पर बना पाते हैं। तो हर एक, चूंकि ये भी कोशिका है, हमारे शरीर की भी जो कोशिका है, वो भी हम जो ट्रिलियन कोशिकाओं से बने हुए हैं, अरबों खरबों कोशिका से बने हुए हैं, उसी तरह से हमारा ब्रेन की जो कोशिका है, उनका शेप चाहे भले ही अलग हो, ये भी एक तरह की कोशिका है, बस उसकी कार्य प्रणाली के अकॉर्डिंग उसका शेप अलग तरह से है। जस्ट थोड़ा सा अपना जो है ना, एक माइक पे ध्यान दीजिएगा, बार बार खुल जा रहा है, बार बार बंद करने के दौरान मुझे बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो एक थोड़ा सा माइक का ध्यान रखिए अपना। ओके। तो हाँ, तो वो जो कोशिका है ना, हर कोशिका की अपनी एक लाइफ होती है, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, पुरानी कोशिकाएं मरती रहती है, नई कोशिकाएं आती रहती है। तो हर एक, चूंकि कोशिका की अपनी अलग लाइफ है ना, तो उसमें देखा जाए तो जो स्पर्म सेल्स होती है, पुरुषों में पाई जाने वाली जो स्पर्म सेल्स होती है, उसकी जो लाइफ होती है ना, केवल 3 दिन की होती है। सबसे कम लाइफ होती है उसकी, सिर्फ 3 दिन की लाइफ होती है। जबकि जो ब्रेन सेल्स है, अब उसी तरह से जैसे ब्लड है, ब्लड की कोशिकाओं की लाइफ 120 दिन की होती है। जो लिवर की कोशिकाएं हैं, उसकी लाइफ जो है 180 दिन की लगभग की होती है। तो इसी तरह से ना, हमारे शरीर के हर कोशिका की अपनी एक अलग लाइफ होती है। स्पर्म सेल की बात करी जाए तो केवल 3 दिन की लाइफ होती है। ब्रेन सेल्स की बात करी जाए तो
एंटायर लाइफ टाइम, जिंदगी भर तक की उनकी लाइफ होती है। हमारे ब्रेन की बहुत सारी कोशिकाएं, उनकी भी एक लाइफ होती है कि इतने टाइम पीरियड के बाद में वहां पर एक नई कोशिका जन्म लेती है। लेकिन कुछ ब्रेन का एक पार्ट ऐसा होता है, जैसे कि हमारा जो ब्रेन मेन जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, तो कुछ ब्रेन का एरिया ऐसा होता है कि वहां पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी लाइफ टाइम, जो उनकी एक लाइफ होती है वो लाइफ टाइम होती है, जिंदगी भर हमारे साथ में रहते हैं वो, है ना। उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस कब होगा? जब मनुष्य खत्म हो गया तो तभी खत्म होगा वो। तो ऐसी जो कोशिकाएं होती है ना, उनको एक मेंटेन करके रखना, एक हेल्दी वे में रखना, लाइफ टाइम तक वो एकदम से हेल्दी रहें, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे जैसे अगर कोशिकाएं डैमेज होंगी, उनकी जगह पर नई कोशिकाएं तो आएंगी नहीं। ये आप मान के चलो कि जो आपका जो ब्रेन का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वो एक तरह से आपकी पेन ड्राइव है। कि जिस तरह से आपकी पेन ड्राइव में कोई भी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए इकट्ठी रहती है, और एक बार अगर वो पेन ड्राइव डैमेज हो गया तो सारी इंफॉर्मेशन खत्म, है ना। उसी तरह से हमारी जो ये इनकी ब्रेन की कुछ कोशिकाओं की लाइफ टाइम क्यों होती है लाइफ, क्योंकि एक तरह से हमारे पूरे शरीर की वो पेन ड्राइव है। वो एक बार वहां पर जो इंफॉर्मेशन गई, वो लाइफ टाइम वहां पर रहने वाली है। और एक बार वो कोशिका डैमेज हो गई, वो इंफॉर्मेशन जो उस तरह के न्यूरॉन्स में है, उस तरह की कोशिकाओं में है, वो लाइफ टाइम के लिए समझो कि वहां पर मिट गई, क्योंकि उसकी जगह पर नया नहीं आ रहा है। यही वजह है कि जब एक उम्र बढ़ती रहती है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ में आपने देखा होगा कि थोड़ी याददाश्त जो है ना, कहीं ना कहीं धीमी होनी शुरू हो जाती है, भूलना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना ही है कि जो उनकी ये वाली कोशिकाएं हैं, वो समय के साथ साथ में वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लगती है। तो जो इन्फॉर्मेशन उसमें रखी हुई है, वहां पर वो चीजें कहीं ना कहीं इरेज होना शुरू हो जाती है, भूलना शुरू हो जाते हैं। अब इन कोशिकाओं की लाइफ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लंबी क्यों होती है? क्योंकि वो इस तरह से आपस में गुथे हुए होते हैं, इस तरह से उनकी वायरिंग होती है कि दोबारा उस तरह से रीजनरेट होना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की जो कोशिकाएं हैं ना, उनको हमने सबसे अच्छे रूप में, अगर आपने उसको हेल्दी रखना सीख लिया, आपने उसको केयर करना सीख ली, तो वहां पर क्या होता है, हमको एक बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे रूप में वो हमको रख सकता है। अभी जब कभी एक कोशिकाओं के जब आप ढंग का चीजें नहीं देते हो ना, तो ये कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं। ठीक, आप उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीजें उनकी ढंग की चीजें दे ही नहीं पा रहे हो। फिर क्या हो रहा है? फिर वहां पर आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाती है, जो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज के रूप में सामने आता है। यानी कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं, वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या होता है ना कि जब हमारी ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं, वो एकदम देखो, ये एकदम हेल्दी न्यूरॉन्स है, एक बहुत हेल्दी कोशिका है ब्रेन की। और ऐसी न जाने कितनी अरबों खरबों कोशिकाओं से हमारा दिमाग बना हुआ है। ठीक, अभी क्या होता है कि जब यहाँ पर जो एक कंडक्शन सिस्टम होता है, अब यहाँ पर जब ब्रेन की कोशिकाएं डैमेज होना शुरू हुई, तो एक तरह का प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। और वो जो प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया, तो प्रोटीन क्या होता है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जो शरीर में नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी वहां पर बनता है। शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? वो इन्हीं चीजों के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? जब आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि वहां पर रास्ते में कहीं जगह हिंड्रेंस आना शुरू हो गया। या जो इसके जो एंड पॉइंट है, जहां से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाती है, अगर उसके एंड पॉइंट पे अगर कहीं कहीं कचरा जमा होना शुरू हो गया, या वो साइट्स क्लियर नहीं है, तब यहाँ से आने वाली इंफॉर्मेशन आगे नहीं जा पाती। फिर क्या होता है वहां पर? फिर बंदा वहां पर एक टाइम लगाता है सोचने का, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन आगे जा ही नहीं पा रही, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है बंदा, है ना। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि जैसे एक वायरिंग होती है ना, तार जो होता है आपका बिजली का तार, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है। वो कोटिंग क्यों होती है? ताकि अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी करंट बह रहा है, वो कहीं डिस्टर्ब हो करके आसपास शॉर्ट सर्किट ना करे। इसी तरह से इन कोशिकाओं के ऊपर भी क्या होता है, एक तरह की वायरिंग होती है, कवरिंग होती है, जो उसके
जो करंट जो होता है ना उसको एक दिशा प्रदान करता है कि आपने इसी दिशा में जाना है, कहीं आपने डाइवर्ट नहीं होना है। लेकिन जब कभी ये चीजें यहाँ पर डैमेज होना शुरू हो जाती है तो कैसा होता है, एक ऐसा तार होता है ना, जो पुराना तार जो होता है ना जगह जगह से कटा होता है, अब वो जहां जिससे टकराएगा वहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा करेगा, स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी। तो सेम कहानी हमारे इनके साथ में भी ऐसी होना शुरू हो जाती है। या दूसरी चीज, जब यहाँ पर डिस्टर्ब होगा तो आगे जो छोटे छोटे जो गैप होते हैं ना वहां पर जमा होना शुरू हो जाता है, और एक्स्ट्रा प्रोटीन या एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है जमा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सेम वैसा जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका बैटरी होती है, गाड़ी में बैटरी हो या घर में एक जो इन्वर्टर के पास में जो बैटरी रखा होता है, उसके अगर प्लस और माइनस वाले पॉइंट पे अगर कार्बन जमा ज्यादा जमा होना शुरू हो जाए तो बैटरा चाहे कितना भी चार्ज क्यों ना हो, इलेक्ट्रिसिटी करंट आगे प्रभावित नहीं हो पाता है, आगे जा ही नहीं पाता है। तो सेम इसी तरह से जब इसके भी एंड पॉइंट पे जाकर के इस तरह के डिस्ट्रक्टिव प्रोटीन जमा होना शुरू हो जाता है तो इसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो पूरे ब्रेन में एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए इनको इनको जो स्ट्रॉन्ग करना, इनको हेल्दी रखना, इनको एक अच्छे वे में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वहां पर याद आती है रॉयल जेली की, क्योंकि रॉयल जेली क्या है, इस न्यूरॉन्स का भोजन है ना। उस न्यूरॉन्स को क्या करता है, वो एक हेल्दी रखता है, उन कोशिकाओं को डैमेज होने की जो प्रक्रिया है ना उसको धीमा कर देता है, ताकि आपको एक स्पीड जो है ना, किसी भी काम करने की जो क्षमता होती है, डिसीजन लेने की क्षमता होती है, उसमें एक स्पीड आपको मिल सके, आपकी जो रिकॉल की जो एक्टिविटी है वो मेंटेन रह सके। क्योंकि जो हमारे जो ब्रेन है ना, वो सिर्फ ब्रेन नहीं बल्कि ब्रेन के साथ साथ में ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी एक तरह का ब्रेन है जो एक असिस्टेंट का काम कर रहा है। ब्रेन सारा काम तो अपने आप कमांड करता है, लेकिन कुछ काम क्या करता है वो स्पाइनल कॉर्ड को भी दे देता है कि अलग अलग अंगों को, अलग अलग ऑर्गन को कब किस समय काम करना है, वो एक असिस्टेंट के रूप में सारा जो जिम्मेदारी है वो आगे इनको भी डिवाइड कर देता है। तो ये आपका पूरा एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना। एनालाइज ये करेगा, कमांड करने की कमांड इनको करता रहता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब कभी हम किसी काम को करते हैं ना, बड़े कंसंट्रेशन से करते हैं, कुछ ऐसा काम है कि जब हम पूरा का पूरा ध्यान उस पर लगा रहे हैं, या आप ऐसे मान के चलो कि जब किसी आप एक ड्रावनी कहीं ड्रावनी जैसी जगह में आप जाते हो, तब वहां पर क्या होता है, एक मिनट जस्ट है, मैं ड्राइंग को क्लियर कर दूंगा पहले। तो वहां पर क्या होता है ना, हमारा ब्रेन जो है ना उस चीज पे कंसंट्रेट हो जाता है पूरी तरह से। अब वो जितने भी काम होते हैं ना वो इनको संभाल, इसको स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है कि मैं किसी और पे कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, तुम सारा काम शरीर का तुम कमांड करो। अब उसी टाइम पे आकर के अचानक से कोई हमको डरा दे तो बंदा बहुत तेज से डर जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसको इसको इतना एनालाइज करने की क्षमता इसमें नहीं होती है। जो जो भी रिएक्शन आया, इसने तुरंत उसको प्रतिक्रिया दे दिया, और 1-2 मिनट के बाद में जब ब्रेन उसको कमांड लेता है ना, तब वहां पर सिचुएशन को वो तुरंत नॉर्मल कर देता है कि नहीं, ये बात इस तरह की नहीं है, और आप एकदम से पूरे हार्ट बीट जो बढ़ जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, फिर उसको एकदम नॉर्मल कर देता है ना। तो ये काम क्यों होता है, ये काम इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है ना, वो सबसे ज्यादा, जितनी ज्यादा आपको स्ट्रांग रहेगी उतना ही ज्यादा आपका नर्वस सिस्टम और आपके बॉडी के जितने फंक्शंस हैं वो अच्छे वे में काम कर पाएंगे। और इसका एग्जांपल आपने देखा होगा कि अक्सर जब डॉक्टर्स जो है किसी भी तरह का जो पेशेंट होता है, जब कभी सीरियस होता है तो क्या करते हैं, उसके पैर पे कुछ चीजें इस तरह से हथौड़े को मारते हैं। वो ये देखते हैं कि इसकी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी ढंग की हो रही है कि नहीं है, कहीं इसकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है, ब्रेन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये अक्सर जो बच्चों के पैरों पे वो हाथ से नाखून से कुछ चुबाते हैं, कुछ पिन पॉइंट चुबाते हैं, उसमें अगर अंगूठा अगर अगर नीचे की तरफ जा रहा है, पिन पॉइंट चबाते हुए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगर उसमें कोई डैमेज होता है, दिक्कत आती है, तो अंगूठा ऊपर की साइड मुड़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, इससे अलग अलग तरह की चीजों को पता लगाते हैं कि
स्पाइनल कॉर्ड की दिक्कत है, कि ब्रेन की दिक्कत है, कहीं ट्यूमर तो नहीं है। वो कारण क्या है? कारण बस इतना ही है कि जो उसकी जो कंडक्शन है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो एक तरह से न्यूरॉन्स की जो पाथ है उसका, वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं ब्रेन के उसको रेट करने के लिए, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप रॉयल जेली देना शुरू कर देते हैं तो हमारे इसी कंडक्शन सिस्टम को सबसे ज्यादा मेंटेन कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। दूसरी चीज कहां पर है आपका? मैन प्रोड्यूस मिलियन और न्यूज़पेपर एवरी डे, है ना। पुरुषों में अगर देखा जाए तो उनका हर दिन करोड़ों जो स्पर्म उनके शरीर में बनते रहते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में 74 दिन लग जाते हैं पूरा तरह से मैच्योर होने में। और एक बार जब 74 दिन में पूरा मैच्योर हो जाते हैं तो उसकी लाइफ सिर्फ 3 दिन की होती है। तो वहां पर क्या है ना, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनमें स्पर्म काउंट कम आ रहे होते हैं, या यंग जनरेशन है उसमें ये चीजें बड़ी तेजी से समस्या आती जा रही है कि स्पर्म काउंट उनके नहीं आ पा रहे ढंग से, पूरी तरह से नहीं आ पा रहे, वो परेशान होते रहते हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, रोज किसी भी तरह के, जैसे पेस्टिसाइड हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, हार्बिसाइड्स हो गया, जो खेतों में जो केमिकल छिड़के जाते हैं, है ना, फल सब्जियों को बचाने के लिए, बहुत सारी तरह की जो केमिकल्स हैं, टालिन हो गए, जाइलिन्स हो गया, इस तरह के जो हार्मफुल जो मटेरियल है, प्रिंटिंग मटेरियल्स, यानी कि आप पेंटिंग मटेरियल्स, है ना, उसमें जो केमिकल पड़ते हैं, मतलब आप चारों तरफ से जो है ना जितना भी केमिकल के एक्सपोजर में आ रहे हो, तो ये हमारे स्पर्म काउंट क्या करता है? घटा देता है ये। अब सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि अगर आप रॉयल जेली नियमित रूप से लेते रहे तो वो हमारे इसी स्पर्म काउंट को और उनकी जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को बढ़ा देता है। काउंट को बढ़ाएगा और मूवमेंट को बढ़ाएगा। क्योंकि सिर्फ काउंट, अगर काउंट भी ज्यादा है तो काउंट का ज्यादा होने से भी आ, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर पूरी तरह से स्वस्थ है। उनके अंदर जो है ना मूवमेंट भी होनी चाहिए। कभी देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, रिपोर्ट क्या आती है, काउंट तो सही है लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि इनके अंदर जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें, रॉयल क्या करता है, इन दोनों ही चीजों को वहां पर बूस्ट अप करता है, उनको बढ़ाता है। अभी एक चीज और भी देखा होगा आपने कि अभी हमने क्या देखा था लास्ट स्लाइड में, कि स्पर्म सेल्स को मैच्योर होने में 72 दिन का समय लगता है। यानी कि आज अगर यहाँ पर आज हमारे शरीर में अगर डेवलप हो रहा है तो उसको पूरी तरह से डेवलप होते 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 बनते बनते 72 दिन में पूरा बन पाता है। और एक बार जब बन गया तो इसकी लाइफ केवल 3 दिन की होगी। तो फिर ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, रॉयल जेली हमारी डेली की नीड बन जाती है। क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ केमिकल के संपर्क में आ रहे हो, आप डेली कुछ ना कुछ टूथपेस्ट तो कर रहे हो, टूथपेस्ट तो कर रहे हो, उसमें क्या है, बहुत सारा मात्रा में, हम अक्सर बात करते रहते हैं, है ना, इन सब चीजों में क्या पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ है। तो रिपोर्ट भी क्या कह रही है कि नपुंसकता बढ़ा रहे हैं टूथपेस्ट और साबुन, हमको पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंटरनल रूप में और बहुत छोटे रूप में हमको इफेक्ट कर रही है। वो इतना छोटा रूप है ना कि हमको तुरंत नजर नहीं आता है, लेकिन जब कभी हम ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं तो उस टाइम पे ये भी समझ में नहीं आ पाता है कारण क्या है ना। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट है ना, ऐसे इन्वायरमेंट में रॉयल जेली हमारी डेली की नीड बन जाती है। क्योंकि जब ढंग की मात्रा में इनका प्रोडक्शन होगा तभी जाके तो वहां पर जो चीज बनेगी वो हेल्दी बन पाएगी। इसलिए वहां पर जो आज की जो जनरेशन है या आज के जो व्यक्ति हैं, सबकी नीड है ये, एक डेली बेसिस, एक मेडिसिन के रूप में नहीं बल्कि एक न्यूट्रिशन के रूप में। और ऐसा नहीं है कि आज आपने खाया और आपको कल से परसों से महीने भर के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो गया। एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, 72 दिन का प्रोसेस है। कि इस प्रोसेस, इतना प्रोसेस तो होना ही होना है। आप चाहे रॉयल जेली खाओ या ना खाओ, ये प्रोसेस तो होना ही है। तो यहाँ पर अगर आप इसको नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल करते हो तब जाकर के आपको वहां पर रिपोर्ट रिजल्ट देखने में आते हैं। और जैसा आज का इन्वायरमेंट है ना, जैसा आज का इन्वायरमेंट है केमिकल वाला, वहां पर क्या हो रहा है ना, ये यही प्रोडक्शन गड़बड़ाता चला जा रहा है। क्योंकि जब ये प्रोसेस बन रहा है, जब ये चीज बन रही है, वो हेल्दी नहीं बन पा रही है। ठीक, जो एक नॉर्मल है, वो नॉर्मल सेल्स इस तरह की दिखाई देती है, लेकिन जब इसको एक ढंग का न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो वो अजीबोगरीब तरीके से बनना शुरू हो जाता है।
हो सकता है वो जरूरत से ज्यादा अजीब तरीके से बनना शुरू हो जाए, हो सकता है बहुत बहुत ही ज्यादा छोटा बनना शुरू हो जाए वो कोशिकाएं, हो सकता है वो कोशिकाएं क्या होती है, डबल हेडेड होना शुरू हो जाएं। ये भी एक एबनॉर्मल है जिसका कोई काम नहीं है ना। या हो सकता है उनके जो टेल्स है वो डबल बनना शुरू हो जाए, ये भी एक एबनॉर्मल है। लॉन्ग हेड हो जाए, रफ हेड हो जाए, या फिर उनकी जो एक नेक है वो गलत बनना शुरू हो जाए। तो ये जितने भी तरह के है ना एबनॉर्मलिटी, ये एबनॉर्मलिटी कब आती है, कब आती है ये, जब हम इनको ना एक अच्छा न्यूट्रिशन देने के बजाय जब हम इनको केमिकल ज्यादा देना शुरू कर देते हैं जाने अनजाने में, छोटी छोटी मात्रा में। एक दिन में वो केमिकल आपके शरीर पर असर नहीं कर रहा है, लेकिन एक दिन जरूर असर करता है। तब वो चीजें समझ में नहीं आ पाती है। तब वहां पर हमको एक रॉयल जेली के रूप में एक ढंग का न्यूट्रिशन देने की जरूरत है। और अगर ये चीजें ऐसी हो रखी हैं तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आज आपने खाया और तुरंत ही आपको महीने भर के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा रिजल्ट देखने को शुरू हो गया। एक 72 दिन का प्रोसेस है इनका पूरा का पूरा। उतना समय एक चाहिए होता है नॉर्मल तरीके से, है ना। आप कितना भी अच्छा खा लो तो तभी जा करके वहां पर वो प्रोसेस तो पूरा लेगा वो, जब बनेगा उसके बाद में तब जाके चीजें वहां पर समझ में आ पाती है कि इन चीजों ने वहां पर कितना इंप्रूवमेंट किया है ना। दूसरी चीज, हमारे शरीर में ना रॉयल क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। जिसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है वो अक्सर जो है ना थका हुआ होता है ना। हड्डियां उसकी कमजोर होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन में जैसा उसकी स्थिति बनती चली जाती है ना। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन जिसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल का होता है वो उसका एक अलग ही लेवल का उसका बॉडी नजर आता है, कॉन्फिडेंट होता है वो, हार्ट हेल्दी हो गया, मसल्स मास इंक्रीज हो गया, कैल्शियम जो है हड्डियों में वो प्रॉपर तरीके से वहां पर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, एनर्जी का लेवल हाई होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं उनको अक्सर वहां पर ट्रेनर कुछ ऐसा खाना या कुछ ऐसा न्यूट्रिशन लेने को बोला जाता है कि जो उनके शरीर में इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाना शुरू कर दे। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारे शरीर में ये हार्मोन्स घटता चला जाता है। 20 से 30 साल की एज में ये हार्मोन्स हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में होता है। तो उस टाइम पे शरीर में जो एनर्जी का लेवल होता है ना वो अलग ही रूप में होता है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ये हार्मोन्स शरीर में कम होता रहता है और हमारी जो शरीर की एक्टिविटी है वो लगातार डल होती चली जाती है। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो रॉयल जेली होता है, रॉयल जेली, ये इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल को हमारे शरीर में बढ़ाने का प्रयास करता है। इसीलिए इसको जो ना फाउंटेन ऑफ यूथ कहा जाता है, यानी कि आपके शरीर में जो एनर्जी का बूस्टअप करता है। ठीक। दूसरी चीज, और एक चीज और भी देखा जाए तो लेडीज में क्या होता है ना, जो एग का जो प्रोडक्शन होता है अगर ये अच्छी मात्रा में हुआ तो वहां पर वो सारी प्रक्रियाएं सही होती हैं। लेकिन अगर जो एग का प्रोडक्शन जहां से पूरा वो बेस बनना शुरू हुआ है अगर वहां पर ढंग का न्यूट्रिशन ना मिले तो एग का प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो पाता है और बार बार वहां पर वो डैमेज होता चला जाता है। तो इसीलिए इसको ना एक सुपर फर्टिलिटी सुपर फूड कहा गया है ना। फर्टिलिटी सुपर फूड कहा गया, कोई मेडिसिन नहीं है, एक तरह का एक फूड है जब आप उसको लेना शुरू कर देते हो तो ये लेडीज में भी जो हार्मोनल जो डिसबैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से एग का प्रोडक्शन ढंग की मात्रा में नहीं हो पाता है, या अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वो उसी हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करता है। क्योंकि सिर्फ एग बनना ही सफिशियंट नहीं है बल्कि उस बनने की प्रक्रिया के दौरान जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना वो भी एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तभी जाकर के वहां पर जो एक फर्टिलिटी है वो ज्यादा अच्छे तरीके से वहां पर हो पाती है ना। तो उसी तरह के एग के प्रोडक्शन को ये इम्प्रूव करता है, उसकी जो बेसिक नीड्स है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और एक चीज और भी यहाँ पर है कि अक्सर एक पेपर आपने देखा होगा इसमें लिखा हुआ है कि रॉयल जेली खाएं बुढ़ापा भगाए। यानी कि जो बुढ़ापे के साइन एंड सिम्टम वहां पर क्या होते हैं कि जैसे आपका शरीर बड़ा थका थका सा है, क्यों है, क्योंकि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना कम होता चला जाता है। तो उसको बढ़ाते हैं तो एनर्जी का लेवल जो है वैसे ही आ जाता है वहां पे। दूसरी चीज, जो अक्सर भूलने की बीमारी होना शुरू हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो कहीं ना कहीं वो एज बढ़ने के साथ में डैमेज होते चले जाते हैं।
तो वहां पर रॉयल जेली इन दोनों ही चीजों को बड़े अच्छे तरीके से वहां पर परफॉर्म करता है। और एक चीज आपने यहाँ पर देखा भी होगा, यहाँ पे जब इसमें क्या लिखा है कि इंडिया में तो इस पे इतना शोध नहीं हुआ है, लेकिन विदेशों में इस पर काफी रिसर्च हुआ है रॉयल जेली पे, और हमारे देश में इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है। रॉयल जेली बढ़ती उम्र में भी लोगों को जवान बनाए रखती है। प्रतिदिन प्रति 1 ग्राम रॉयल जेली के सेवन करने से शरीर में कई तरह की कमजोरियां दूर हो जाती हैं। बेसिक चीज क्या है ना, कि जब रिसर्च इस पे चल रही है, अब ये एक चीज और देखो कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्ची रॉयल जेली की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। आप सोच के देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। जो अगर अगर जो जो कच्ची रॉयल जेली है, मतलब जिसे कहते हैं कि जो छत्ते से निकाल करके तुरंत यूज करने वाली जो है ना, तो कि इसको आप लंबे समय तक रख नहीं सकते हो। प्रोसेस कहीं ना कहीं वहां पर प्रोसेस नहीं हो पाता है, वहां पर उसको स्टोर करके नहीं रख सकते आप, खराब हो जाएगा वो। तो इसकी कीमत है वहां पे। अभी विदेशों में रॉयल जेली से अब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पर रिसर्च हो चुकी है विदेशों में बहुत सारी। उस पर क्या रिसर्च निकल के आई है कि विदेशों में रॉयल जेली से नपुंसकता दूर करने के कैप्सूल, गठियाबाई के जो दर्द होता है उसको हटाना, मानसिक शक्ति बढ़ाने की दवाइयां और कॉस्मेटिक पदार्थ बनाए जा रहे हैं। लेकिन भारत में इससे कोई उत्पाद तैयार नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा अभी रिसर्च जो है ना उस लेवल पे इस पे काम ही नहीं कर रहा है। पंतनगर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय मौन पालक परियोजना के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर प्रमोद बल ने बताया कि अनुसंधानों में सिद्ध हो गया है कि रॉयल जेली विभिन्न जीवों की उम्र बढ़ाने के लिए जादुई पदार्थ है। एक मिरेकल प्रोडक्ट है ये। आप अगर चाहते हो कि आपकी जो बढ़ती उम्र है ना वो एक तरह से रुक सी जाए, तो वहां पर रॉयल जेली सबसे एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट वहां पर हो सकता है। एक लाइफ स्पान को ये लंबा कर देता है, यानी कि आपकी जो जीवन की जो लाइफ है ना, आपकी आपकी लाइफ को आगे खींच दे रहा है। क्यों खींच दे रहा है ये? क्योंकि वहां पर बहुत सारे केमिकल से जो आपके शरीर को डैमेज कर रहा है, ये उससे उनको बचा रहा है। यहाँ तक कि जो आपका एक क्रोमोसोम का जो लेवल है ना, वो कहते हैं कि जिसके शरीर में जो क्रोमोसोम है ना, जितना बड़ा क्रोमोसोम होता है उसकी लाइफ उतनी ज्यादा होती है। तो ये उस क्रोमोसोम पे लेवल पे जाकर के उसको वर्क करता है, रिपेयर करता है। दूसरी चीज, हमारे शरीर में बहुत सारे तरह के जो भी चीजें होती हैं, लिवर ही उसको इम्प्रूव करता है। लिवर ही उसको जो है सारे समझो कि एक पहला प्रोसेस है कि आप कुछ भी अगर दे रहे हो तो लिवर ही उसको डिटेक्ट करेगा, है ना। चाहे आप उसको दवाई दो, भोजन दो, न्यूट्रिशन दो, केमिकल दो, कुछ भी दो आप, तो लिवर का एक वहां पर फंक्शन बढ़ जाता है उन चीजों को हैंडल करने का। और जितने भी तरह के जो, चाहे वो केमिकल स्ट्रेस हो, टॉक्सिक केमिकल्स हो, या किसी भी तरह की जो हाई एंटीबायोटिक दवाइयां भी होती हैं, जो आपका फ्लोराइड जो आप रोज पेस्ट में कर रहे हो, या किसी भी तरह के जो केमिकल है ना, वो जब लिवर पे जाके अटैक करता है, उस केसेस में रॉयल जेली क्या कर रहा है ना, कि उन सारे केमिकल्स को जो जिसकी वजह से लिवर को डैमेज होने की प्रोसेस में आ चुका होता है, वो उन सारे तरह के टॉक्सिन को लगातार वहां से रिमूव करता रहता है। उससे एक हमारे लिवर को सुरक्षित रखता है। हम अक्सर पैरास्टामोल, जरा सा बुखार आया, हमने पैरास्टामोल खाना शुरू कर दिया, बच्चों को सिरप देना शुरू कर दिया जरा से बुखार में, है ना। बड़ा आसान लग जाता है। लेकिन पैरास्टामोल के चाहे आप सिरप हो, चाहे टैबलेट हो, या चाहे किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन हो जिसमें पैरासीटामोल हो, उस पर देखो वार्निंग के अदर मेडिसिन पे नहीं लिखा होता है, लेकिन पैरास्टामोल पे क्या लिखा रहता है, वार्निंग तौर पे साफ साफ लिखा रहता है, टेकिंग मोर देन डेली डोज में कॉज सीरियस लिवर डैमेज। अगर आपने लंबे समय तक आपने पैरास्टामोल को लेना शुरू कर दिया, या ओवरडोज में लेना शुरू कर दिया, तो ये क्या कर सकता है, सीरियस लिवर डैमेज, आपके लिवर को बड़े गंभीर रूप से डैमेज कर सकता है ये। ठीक। अभी लिवर की सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, कि अगर ये डैमेज अगर होता है ना, तो ये अपने आप को हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में फिर रिपेयर भी कर देता है। रिपेयर भी कर देता है ये, है ना। लेकिन रिपेयर करेगा कैसे? उसके लिए तो कुछ आपको देना चाहिए ना, कुछ न्यूट्रिशन देना चाहिए ना। तो ऐसे केसेस में अगर आप रॉयल जेली अगर नियमित रूप से लेते हो,
तो ये आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है। उसकी जो रिकवर करने की जो पावर है, रिकवरिंग जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा, उम्र बढ़ने के साथ साथ में ना आपने देखा होगा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ये तो हड्डी में कैल्शियम ढंग की मात्रा में है। लेकिन जब यहाँ से कैल्शियम खत्म होना शुरू हो जाता है ना, तो हड्डियां क्या होती हैं, एकदम से भुरभुरी टाइप की हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। फिर पूरे शरीर में उनके दर्द बनना शुरू हो जाता है ना। जो कैल्शियम डेंसिटी चेक कराते हैं तो कैल्शियम नहीं होता है हड्डियों में। रॉयल जेली की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, कि ये हमारे शरीर में इस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कैल्शियम ना इतना हैवी होता है कि अगर आप नॉर्मल रूप से कैल्शियम को लेना शुरू करोगे तो शरीर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, शरीर सोख ही नहीं पाता है। अगर आपको 50 mg कैल्शियम की जरूरत है तो आपको कम से कम 500 mg के आसपास खाना पड़ेगा, तब शरीर उस 500 mg में से 50 mg को ले पाएगा। नहीं उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर पाता है ना। उसका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से होता है कि वहां पर इतना हैवी होता है कि नहीं ले पाता। लेकिन रॉयल जेली की खासियत क्या है ना, अगर आप रॉयल जेली लेना शुरू कर देते हो तो ये क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। यानी कि जितना आप खाते हो उस कैल्शियम को सेम उसी रूप में बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है इंटेस्टाइन से। और नहीं तो क्या हो रहा है, आप जितना कैल्शियम खा रहे हो वो सारा का सारा शरीर से वैसे ही निकलता चला जा रहा है, बहुत कम एब्जॉर्ब हो रहा है। तो बुजुर्गों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि उनके शरीर में जो कैल्शियम का जो अपटेक है, जो कैल्शियम खा रहे हैं वो तेजी से एब्जॉर्ब शरीर उसको कर सके और तेजी से उनके हड्डियों की जो डेंसिटी है उसको मेंटेन रख सके। बेसिक चीज क्या होता है ना, कि जब कभी हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है हमारे शरीर में, बहुत सारे तरह के हार्मोनल सिस्टम है। अभी उन सबको जो कंट्रोल कौन करता है, उन सबको कंट्रोल करता है पीनियल ग्लैंड। मेन मेन ग्लैंड ये है, जिसे आध्यात्म में अगर आप चले जाओ तो वहां पर क्या इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, या बहुत सारे अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं। इंग्लिश में इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। एक ग्रंथि है ये, है ना। एक ऑर्गन है हमारे ब्रेन का, जो हमारे शरीर में अलग अलग बहुत सारे ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, वहां के हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है कि कब वहां पर रिलीज होना है, किस मात्रा में रिलीज होना है, कब स्टॉप होना है। आपके शरीर में, आपके ब्लड में जैसे कैल्शियम कम हुआ तो उसने क्या करा, तुरंत उसने हमारी हड्डियों में से कैल्शियम निकालना शुरू कर दिया, ताकि हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल रह सके, हमारे सारे फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन प्रॉपर तरीके से तो पूरे हो सके। और जैसे ही आपने कुछ खाना खाया या कुछ डाइट लिया या कुछ न्यूट्रिशन लिया, तो हड्डियों में से जो कैल्शियम निकाला था ना, शरीर फिर उसको वापस हड्डियों में भरना शुरू कर देता है। लेकिन अगर यही जो हार्मोनल बैलेंस है अगर ये गड़बड़ा गया तो क्या हो गया, पता चले कि हड्डियों में से कैल्शियम निकल रहा है तो निकलता ही चला जा रहा है। जब उसको आपने ज्यादा मात्रा में दे दिया तो हड्डियों की वो फिर पूर्ति नहीं कर पा रहा है ना। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी इसी हार्मोनल सिस्टम को इसी हार्मोनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बैलेंस करता है। जब आप रॉयल जेली देते हो तो वो स्पीनियल ग्लैंड पे भी काम करता है, बहुत सारे तरह के आपके बायोलॉजिकल रिएक्शन को नॉर्मल करता है। अब ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या है, जो आपके हार्मोनल सिस्टम है वो क्या चीज है, ये बिल्कुल आप मान के चलो कि जैसे आपके घर में जो छत पे पानी की टंकी लगी होती है तो उसमें हम कुछ सेंसर लगा देते हैं। वो सेंसर से हमको इंडिकेट होता रहता है कि वहां पर कब पानी का लेवल कम है, कब ज्यादा है, कब जो ऑटोमेटिक उसमें क्या होता है कि अगर सेंसर को अगर ये इंफॉर्मेशन मिल गया कि पानी टंकी में पानी कम है तो ऑटोमेटिक अपने आप मोटर चल जाती है। जब भर गया तो ऑटोमेटिक वहां पर कट ऑफ होकर के स्टॉप हो जाता है। सेम यही चीजें जो हमारे जो ग्लैंड्स होती है ना, हमारे शरीर के बहुत सारे हार्मोनल सिस्टम को ऑटोमेटिक रूप में कंट्रोल कर रहे होते हैं कि जिस समय कम है तुरंत एक्टिवेट होगा, जिस समय ज्यादा हो गया तुरंत उन्होंने उसको स्टॉप करके रख दिया। चौबीसों घंटे प्रक्रिया चल रही है, हमको आपको पता नहीं है, लेकिन पूरा शरीर इसमें मैनेज है। और अगर ये हार्मोन सिस्टम गड़बड़ा जाए तो वहां पर फिर मुश्किल है, फिर वहां पर वो सारी चीजें लेवल में नहीं आ पाती हैं। फिर हम क्या करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, इलाज कराते रहते हैं। लेकिन शरीर का जो एक बेस है ना, वो बेस जब तक ठीक नहीं होगा तब तक वहां पर कोई भी इलाज भी वहां पर कारगर नहीं हो पाता। तो उसी हार्मोनल सिस्टम को भी बैलेंस करने का काम करता है रॉयल जेली।
एक जिस तरह से एक एलोपैथिक क्या है, एक अंग्रेजी दवाइयों की थेरेपी है, होम्योपैथिक वो अलग थेरेपी है, आयुर्वेदिक अलग थेरेपी है ना। बहुत सारे तरह की अलग अलग तरह की चिकित्सा पद्धति है। उसी तरह से एक हार्मोन थेरेपी भी होती है। हार्मोन थेरेपी का जो मेन फंडा है ना, वो सिर्फ इस बात पे है कि एनी इम्बैलेंस एंड डिस्टरबेंस इन हार्मोन्स रिजल्ट इन डिसीज अकरेंस। आपके शरीर में अगर हार्मोन्स का लेवल अगर इम्बैलेंस हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो हमारे शरीर में बहुत सारे तरह की बीमारियों को वो जन्म देता है। आपके शरीर में अगर हार्मोन्स का और न्यूरॉन्स का, हार्मोन्स और न्यूरॉन्स, क्योंकि हार्मोन्स क्या कर रहा है, हमारे बहुत सारे तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। न्यूरॉन्स क्या कर रहा है, उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है तुरंत कि यहाँ पर अब वहां पर जरूरत पड़ जा रही है आ, आ, किसी भी तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करने की या रोकने की। तो आपके शरीर में हार्मोन्स और न्यूरॉन्स अगर बैलेंस हो गए तो बीमारी नहीं बचेगी। क्योंकि यहाँ पर इसी स्लाइड से हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे तरह के ये कुछ मेन ऑर्गन दिखा रखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरह के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। वो सारे इसी हार्मोन्स और न्यूरॉन्स के जिसे कहते हैं ना बैलेंस की वजह से सिस्टमेटिक तरीके से काम कर पाते हैं। अगर डिस्टर्ब हो गया तो वहां पर बैलेंस नहीं हो पाता। फिर आप मेडिसिन खाते रहो और मेडिसिन भी वहां पर कुछ बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखा पाती है। इसका एक एग्जांपल देखो, थायराइड है। थायराइड का अगर उसमें लो हो गया तो हम हाई करने की दवाई देते रहते हैं, हाई हो गया तो लो करने की दवाई देते रहते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं, है ना। इसमें इसी में ये एक लाइफ जो है ना, इसी में उलझती रह जाती है। लेकिन अगर आपने कुछ उसको ढंग का देना शुरू कर दिया, तब क्या होता है, शरीर उसको ऑटोमेटिक रिकवर करने की कोशिश करता है, ऑटोमेटिक उस सिस्टम को अपने आप से ही सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज, आपने और भी ऐसा देखा होगा कि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको एक शिकायत रहती है कि उनकी आंखें हमेशा ड्राई रहती हैं, हमेशा सूखी भी रहती है उनकी आंखें। तो हमारा जो लेंस है ना, उसको क्या चाहिए, 24 घंटे मॉइस्चर चाहिए। क्योंकि वो ऐसी कोशिका है जो आपको एक क्रिस्टल क्लियर है, कांच की तरह है, लेकिन 24 घंटे मॉइस्चर चाहिए ढंग की मात्रा में काम करने के लिए। बहुत सारे लोगों में उनकी आंखें ड्राई होती चली जाती हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, ऐसे केसेस में अगर ये दिक्कतें होती हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर छोटा सा एक ओपनिंग रहती है आंखों के आसपास, आप देखोगे वहां पे बहुत छोटी सी ओपनिंग है। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो डक्ट जो होती है जहाँ से पूरा का पूरा एक वाटर का जो सर्कुलेशन होता चलता रहता है, वो अगर चोक हो जाए, उसके अंदर गंदगी फंस जाती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग तरह के स्पेशल इंजेक्शन आते हैं इसमें, वो डाल करके और वो पानी को तेजी से पुश करते हैं ताकि इसके अंदर का जितना भी एक कैनाल सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो एकदम से क्लियर हो जाए। जो आपके आंसू बनाने की जो लैक्रिमल ग्लैंड है, वो आंसू क्यों बन रहे हैं, ताकि अगर जरा सा भी धूल मिट्टी का कोई भी कण आ गया, कुछ भी आ गया, तो तुरंत वहां पर वाटर के जरिए वो रिमूव होता चला जाए। कुछ लोगों के ना ये चीजें प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाती है, क्योंकि उनका पूरा सिस्टमेटिक तरीका बिगड़ चुका होता है। ऐसे केसेस में भी वहां पर जो रॉयल जेली होता है ना, रॉयल जेली क्या करता है, हमारे इसी लैक्रिमल ग्लैंड को मेंटेन करता है,